अपने माता पिता के साथ पहली बार ट्रेन का सफर कर रहा था 7 साल का आरू। बेहद खुश और एक्साइटेड आरू अपनी मासूम सी बड़ी बड़ी आंखों से पूरा रेलवे स्टेशन देखने की कोशिश कर रहा था। 4 पहियों वाले ट्रॉली बैग उसने पहली बार देखे थे। वो अचंभित हो रहा था, और होता भी क्यों नहीं। आखिरकार पहली बार वो अपने छोटे से गांव सीहोर, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। माँ गृहिणी थी और पिता नमकीन के कारखाने में काम करने वाले थे। पिछले 3 सालों से पैसे जोड़ जोड़ कर उन्होंने तय किया वैष्णो देवी जाने का। रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर लगते ही तीनों पैसेंजर क्लास में सीट पकड़ के बैठ गए। आरू बहुत खुश था और लगातार अपनी उत्सुक आवाज में अपने माता पिता से प्रश्न पूछे जा रहा था। माँ, क्या ये सब भी हमारे साथ ट्रेन में सफर करेंगे? क्या ये भी वहीं जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं? पापा, हम कब तक पहुँच जाएंगे? उसके माता पिता ने बड़े ही इत्मीनान से उसके सब प्रश्नों का जवाब दिया। अब ट्रेन ने चलने के पहले अपनी आखिरी सीटी मारी, जिसे सुनते ही आरू के पास आ गया एक काला कुत्ता और उसे देख के तेज तेज भौंकने लगा। ये पहली बार नहीं था कि आरू के पास कोई जानवर आया हो। जब भी उसके साथ कोई अनहोनी होने वाली होती थी तो अक्सर उसके पास जानवर चेतावनी देने आ जाया करते थे। शायद ये भी किसी प्रकार की चेतावनी थी। पैसेंजर क्लास में बैठे लोगों ने उस काले कुत्ते को बाहर भगाया और ट्रेन चल दी। आरू पूरे रास्ते कभी ट्रेन में मिलने वाली भेल खाता तो कभी पापा से पॉपकॉर्न की जिद करता। शाम को उसकी माँ घर से जो पूरी और अचार साथ लाई थी, उसने वो आरू को खिलाया और सुला दिया। रात के तकरीबन 3 से 4 बज रहे होंगे। आरू की आंखों पर झिलमिल झिलमिल रोशनी पड़ी और उसकी नींद खुली। उसने अपने ऊपर से माँ का हाथ हटाया और ट्रेन से उतर गया। जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, उसके सामने था खाने का स्टॉल, जहां तरह तरह के नमकीन और चिप्स अलग अलग रंगों के पैकेट्स में पैक थे। वो इन्हें देख के इतना सम्मोहित हो गया कि ट्रेन उस स्टेशन से निकल गई। अब आरू रोता हुआ उस ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगा। रोते रोते वो लगातार कह रहा था, माँ पापा, मुझे छोड़ के मत जाओ। ट्रेन की बढ़ती रफ्तार को उसके नन्हे पैर कंपटीशन नहीं दे पाए और ट्रेन रात के अंधेरे में ओझल हो गई। आरू अंधेरे में एक कोने में सुबक सुबक के रो रहा था। तभी एक 45 साल का आदमी, जिसका नाम राजन था, वहां आया। आरू जिस स्टेशन पे सुबक सुबक के रो रहा था, वो था दिल्ली। राजन ने बड़े ही प्यार से आरू को सहलाया और उससे पूछा, अरे बच्चे, रो क्यों रहे हो? मेरी ट्रेन छूट गई। मुझे मेरी माँ और पापा के पास जाना है। आरू से उसके माँ बाप का नाम और उसके घर का पता पूछे बिना ही राजन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे परेशान मत हो बच्चे, मैं तेरी मदद करूंगा। चल आ मेरे साथ। आप मेरे को मेरे माँ और पापा के पास ले चलोगे? हाँ, मैं तुझे अपनी गाड़ी में तेरे घर ले जाऊंगा। चल आजा मेरे साथ। राजन ने आरू की ओर अपना मदद का हाथ तो बढ़ाया था, पर जरूरी नहीं जो हाथ मदद के नाम पर बढ़े हो वो मदद के लिए ही हो। अब आरू के सामने दुनिया का वो क्रूर पहलू आने वाला था जिससे उसकी दुनिया बदलने वाली थी। आरू राजन की बातों में आ गया और उसके साथ जाने को तैयार हो गया। राजन ने आरू को भर पेट खाना खिलाया और शहर घुमाया, जिसके बाद रात को राजन उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जहां आरू जैसे कई और बच्चे भी थे। सब बच्चों के मायूस चेहरे बता रहे थे कि समय ने उनकी जिंदगी को भी बहुत घाव दिए हैं।
पूरा दिन प्यार से बात करने वाले राजन के तेवर अचानक बदल गए और उसने आरू को कमरे में धक्का देते हुए गुस्से से कहा, चल अंदर जा, चुपचाप सो जा, कल भीख मांगने जाना है। भीख? अंकल, आप तो मुझे मेरे माँ पापा के पास लेके जाने वाले थे। ये देख, ये सब अपने माँ बाप के पास ही जाना चाहते थे, पर अब मेरे लिए काम करते हैं, पैसे मांगते हैं। अगर तू ज्यादा चिल्लाया तो माँ बाप की जगह तुझे भगवान के पास पहुंचा दूंगा। चुपचाप सो जा और कल से काम पे लग जा। और हाँ, भागने की सोचना भी मत, मेरी गैंग के आदमी हर तरफ हैं, समझा? समय बहुत बलवान होता है। जब ये करवट लेता है तो जिंदगी की खुशियों का पहिया थम जाता है। आज आरू की खुशियां भी कहीं गुम हो चुकी थीं। जो कभी माँ के आंचल में सोता था, वो आज अकेला इन बेबस बच्चों की भीड़ का हिस्सा था। सब बच्चे सो चुके थे, पर आरू सिसकियां लेता हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था। एक टूटी हुई खिड़की से सड़क पर लगी लाइट से हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। सीलन और पपड़ियों से भरी ये दीवारें आरू जैसे कई बच्चों पर हो रहे अत्याचारों की गवाही दे रही थीं। पर इन चार दीवारों के बीच में अब एक ऐसा बच्चा आ चुका था जो बाकी बच्चों की तरह इन दीवारों में हमेशा डर के कैद नहीं रहने वाला था। सुबह होते ही राजन आरू को दिल्ली की ट्रैफिक से भरी सड़कों पर भीख मंगवाने के लिए ले गया। आधा दिन उसका लाल बत्ती पर खड़ी कारों के शीशे खटखटाकर भीख मांगने में निकला। 7 साल के आरू को अभी इन सब की आदत नहीं थी, इसलिए वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके साथ था उसका नया दोस्त शेरू। तभी वहां राजन आ जाता है। ओए, पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? चल जा, बत्ती लाल हो गई है, पैसे मांग। राजन ने बेरहमी से आरू को बालों से पकड़कर भीख मांगने को जाने के लिए कहा और आरू अपने आंसू पोंछ के फिर से भीख मांगने चला गया। उसके पास बैठा शेरू भी पीछे पीछे पूंछ हिलाता चल दिया। जिन कोमल हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में कटोरा लिए आरू लोगों की दया पर अपना जीवन चला रहा था। हर रात वो काम के बाद फिर सुनसान सड़क के पास बने टूटे से कमरे में जाता और सब बच्चों के बीच अपनी जगह बना के सो जाता। उस कमरे में इतनी जगह भी नहीं होती कि कोई करवट ले सके। राजन के अत्याचार से कई बार तो आरू को रात में रोटी की जगह मार खा के सोना पड़ता था। पर कुछ तो अलग था इस बच्चे में। इसका मन हार मानने को तैयार ही नहीं था। आरू अक्सर यहां से भागने का प्लान बनाता। वो बस सही मौके की तलाश में था। यही कारण है कि वो आज भी चैन से सो नहीं पा रहा था। तभी एक बच्चे ने उससे कहा, आरू, पूरा दिन भीख मांगते मांगते तू थका नहीं है क्या? देख, सब सो गए, बस तू ही जाग रहा है। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, तू सो जा। ये कहते ही आरू उस छोटे से टूटे फूटे कमरे से बाहर निकला और दूर जाकर रात के 2 बजे एक सुनसान सड़क के किनारे बैठ गया। अपने माँ पापा को याद करते हुए जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए, उसी समय कुछ जानवर और पक्षी उसके पास आ गए। ऐसा लग रहा था मानो सब आरू को एहसास दिला रहे हों कि वो अकेला नहीं है। आरू इन्हें देखकर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये घटना उसके साथ कई बार हो चुकी थी। जब तेज नींद के झोंके आरू की मासूम आंखों पर आने लगे तो आरू वापस कमरे में आ गया और बच्चों से भरे इस कमरे में अपने लिए फिर से एक छोटी सी जगह बनाकर वो सो गया। ओए बच्चों, चलो उठो, दिन चढ़ गया है, अभी तक सो रहे हैं, जल्दी निकलो। सुबह दरवाजा खोलते ही राजन ने सब बच्चों को डराया। ये बच्चों के रोज के दिन की शुरुआत थी।
जहां दिल्ली जैसे बड़े शहर में बच्चों के दिन की शुरुआत माँ बाप के प्यार और अच्छे नाश्ते के साथ होती थी, वहीं किस्मत के बुरे खेल का शिकार हो चुके ये बच्चे खाली पेट भीख मांगने के लिए निकल जाते थे। छोटा सा आरू रात को देर से सोया था, इसलिए राजन के चिल्लाने पर जब सब उठ गए तो वो सोता ही रह गया। जोर से चांटा लगाते हुए राजन ने कहा, अबे तू बड़ा महाराजा बना लेटा है, चल उठ और निकल बाहर। राजन का थप्पड़ इतना जोरदार था कि आरू के कान सुन्न हो गए। डर के मारे आंखों में अपने आंसू लिए आरू बस ये अंदाजा लगा पाया कि राजन जरूर उससे बाहर निकलने को कह रहा है। कमरे से बाहर निकलते ही सब बच्चे अपनी अपनी जगहों पर भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। जिन गालों को कभी माँ बाप बड़े ही प्यार से सहलाते थे, आज इन पर राजन के अत्याचार के निशान छप गए थे। जिस आरू को सुबह माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अब उसका नाश्ता लोगों की दया पर निर्भर करता था। वो रोज खाने का सामान बेचने वाली दुकानों पर अपनी किस्मत आजमाता और किसी न किसी की दया से उसका नाश्ता हो जाता। भर पेट खाना तो बस अब ख्वाबों की बात रह गई थी, पर आरू को विश्वास था कि वो एक दिन राजन और उसके गुंडों के जाल से बाहर जरूर निकलेगा। सारा दिन भीख मांगकर अपनी कमाई राजन को देने के बाद सब बच्चे जब सो गए, तब मन में बेचैनी लिए हुए आरू हर रोज की तरह देर रात अपने कमरे से बाहर निकला और सुनसान सड़क पर अकेला जाकर बैठ गया। अचानक सड़क पर लगी लाइट्स कुछ इस तरह टिमटिमाई मानो वो आरू को कोई रास्ता बता रही हो। ये आने वाले चमत्कार का संकेत है। तभी उसे एक बुढ़िया दिखी जिसके हाथों में एक घुंघरू बंधी लाठी थी, जो बस फुसफुसाए जा रही थी। पुराने पेड़ की खोल में जब पड़ेगा काला साया तो खुलेगा एक नया दरवाजा। आरू ने अपने शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस की और एक गहरी सांस लेते हुए राजन की कैद से भागने का मन बनाया। अपने नन्हे कदमों से उसने जितना तेज हो सका उतना तेज दौड़ना शुरू किया, पर नन्हे कदम जितनी मर्जी रफ्तार से दौड़े ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते थे। और आज फिर से आरू के कदमों से ज्यादा तेज उसकी खराब किस्मत थी। रात में अपनी बाइक पर आवारा गर्दी कर रहे राजन के कुछ गुंडे आरू को देख लेते हैं। अपनी किस्मत से आज फिर से हार चुका आरू उनके हाथ लग जाता है। वो आरू को पकड़कर सीधा उसी टूटे हुए कमरे में ले जाते हैं और वहां से राजन को कॉल लगाकर सारी बात बताते हैं। अरे यार, इस लड़के ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, अभी इसे बताता हूँ। फोन पर राजन की गुस्से भरी आवाज सभी बच्चों ने सुनी। सब बच्चों की नींद डर से उड़ गई, पर सिर्फ एक आरू ही था जो डरा नहीं। वो कहते हैं ना, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। और वो इंसान कभी नहीं डरता जिसके पास खोने को कुछ हो ही नहीं। आरू का बेखौफ चेहरा देखकर राजन के गुंडे भी हैरान थे कि जहां इस सर्द रात में सभी बच्चों के चेहरे पर डर से पसीना आ गया था, वहीं आरू शांत एक कोने में बैठा था। कहाँ है वो? राजन ने दरवाजा खोलते ही पूछा, और जैसे ही उसके गुंडों ने आरू की ओर इशारा किया तो राजन ने अपने दिन का सारा गुस्सा आरू पर उतारना शुरू कर दिया। आरू की आंखें आज आंसुओं से नहीं बल्कि गुस्से से लाल थीं। राजन की मार खाने के बाद भी आरू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान नजर आ रही थी, जिसे देखकर राजन भी हैरान था। इतनी मार खा चुका है, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा तुझ पे। अपना आपा खो चुके राजन को उसके गुंडों ने रोकते हुए कहा, अरे उस्ताद, इतनी पिटाई मत करो कि कल को भीख मांगने ना जा सके। ये बात सुनते ही राजन शांत हो गया। वो कहते हैं ना, पैसे की भूख में अंधा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। राजन भी उन्हीं इंसानों में से एक था जिसके जीवन में दया नाम का शब्द नहीं था।
वो किसी का दर्द नहीं समझता, वो समझता था तो बस पैसों की भाषा। ठीक है, आज तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, पर इसे सजा तो जरूर मिलेगी। राजन ने आरू को ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर उस कमरे के सभी बच्चों की नसों में मानो खून की जगह डर दौड़ने लगा। क्या आरू राजन की इस सजा से बच के भागने में कामयाब हो पाएगा? क्या वो कभी ये पहेली सुलझा पाएगा कि क्यों जानवर और पंछी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं? और क्या वो उस पहेली को सुलझा पाएगा जो बुढ़िया ने उसे बोली थी, पुराने पेड़ की खोल में जब पड़ेगा काला साया तो खुलेगा एक नया दरवाजा? क्या है इसका मतलब? जानने के लिए सुनिए काल का जाल का अगला एपिसोड।